गुड मॉर्निंग बच्चों। भगवान महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल ई लर्निंग एप्लीकेशन BMS नोखा की ट्रूली डिजिटल फिजिक्स क्लास में सभी का स्वागत है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने आवेश संरक्षण नियम, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उन दोनों टॉपिक्स पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्न नाभिकीय अभिक्रियाओं में तत्व X को पहचानिए। देखिए तत्व X जो पहली नाभिकीय अभिक्रिया हमें दी गई है वो है बेटा 1H1 प्लस 4 बेरिलियम 9 X प्लस न्यूट्रॉन। ये आपको एक नाभिकीय अभिक्रिया दी गई है और इस नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश संरक्षण नियम का उपयोग करते हुए हमें यह बताना है कि ये जो तत्व X है वो क्या है। देखिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों आवेश संरक्षण नियम से। आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है कि कुल आवेश नियत रहेगा, मतलब हाइड्रोजन का और बेरिलियम नाभिक का, इन दोनों नाभिकों का जो कुल आवेश होगा वो नाभिक X और न्यूट्रॉन के कुल आवेश के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 4 जोन हाइड्रोजन, 4 जोन बेरिलियम इज इक्वल टू 4 जोन X प्लस 4 जोन न्यूट्रॉन। या अच्छा, हमें पता है बेटा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है और 1 प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन नाभिक पर आवेश कितना हुआ बच्चों, E। ऐसे ही बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4। मतलब बेरिलियम नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन पर E तो 4 प्रोटॉन पर 4E। चार्ज ऑन X हमें बताना है और न्यूट्रॉन का कुल आवेश कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन उदासीन है तो न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, 0। क्या आ गया बेटा, चार्ज ऑन X इज इक्वल टू 5E। तो ये जो तत्व X है ना, ये जो तत्व X है इसके नाभिक में, इसके परमाणु के नाभिक पर आवेश कितना है, 5E। मतलब इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 5। मतलब तत्व X का परमाणु क्रमांक कितना है, 5। और 5 नंबर पर कौन आता है बेटा, बोरोन, है ना। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि तत्व X का
परमाणु क्रमांक 5 है, अतः तत्व X बोरोन, जिसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल B है। इसी तरह का, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक दूसरा न्यूमेरिकल आप लोग देखिए। देखो जो इसका B है वो ये दिया हुआ है 1H1 हाइड्रोजन प्लस 6C12 कार्बन, और ये मिलके बनता है X। हमें ये बताना है तत्व X क्या है। उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए। क्या सॉल्यूशन, आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम से क्या आएगा, चार्ज ऑन हाइड्रोजन चार्ज ऑन कार्बन इज इक्वल टू चार्ज ऑन X। हाइड्रोजन पर आवेश कितना, E। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 6। तो एक प्रोटॉन पर E, तो 6 पर 6E। क्या आ गया बच्चों, चार्ज ऑन X इज इक्वल टू 7E। इसका मतलब तत्व X का परमाणु क्रमांक 7 है, अतः तत्व X नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक होता है कैपिटल N है। यह आपका आवेश संरक्षण नियम पर आधारित एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसी तरह से आज की क्लास का दूसरा टॉपिक आप लोग देखिए। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा बेटा आवेश के क्वांटीकरण पर। ये जो आवेश का क्वांटीकरण है बच्चों, इस पर कुल 4-5 तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हर एक न्यूमेरिकल की एक एक वैरायटी में आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, हमें Q का मान दिया हुआ है कि आवेश कितना है, Q बराबर 1 कूलाम, और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमें बतानी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कितनी होगी। तो आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से Q इज इक्वल टू N। हमें N चाहिए तो N इज इक्वल टू Q बाई E। Q का मान कितना है बेटा, Q का मान है 1 कूलाम और E का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से कूलाम कट गया। और इसको सॉल्व करोगे बेटा
तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलाम आवेश की रचना करेंगे। अब देखिए बेटा, आज की क्लास का न्यूमेरिकल 3, ये न्यूमेरिकल कहता है क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस वस्तु पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें आवेश का मान भी बताना है और आवेश की प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति हम यहां से डिसाइड करेंगे। देखो, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम है उस वस्तु में, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु पर धनावेश आ जाता है ना। तो हम सबसे पहले तो यह लिख देंगे कि यह वस्तु धनावेशित है। आवेश की प्रकृति कैसी है? धनावेशित है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? n = 500 और E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। हमें बताना है आवेश, तो आवेश के क्वांटीकरण से Q = Ne। मान लिख दो बेटा, n का मान कितना है? 500, E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और जब इसको सॉल्व किया बेटा, 1.6 × 5 = 8, तो 8 × 10⁻⁻17 कूलम ये आंसर आ जाए। समझ आ रहा है सभी को? बिल्कुल बढ़िया, ध्यान दीजिए। ट्रूली डिजिटल क्लास को एंजॉय कीजिए, रोज़ रोज़ पढ़िए, बीच में बंक बिल्कुल भी मत करिए। स्कूल आपको 2 दिन का गैप 1 वीक में इसीलिए दे रही है शुरुआती दिनों में, ताकि आप लोग हमारे लेवल को मैच कर पाएँ, पीछे ना रहें। सैटरडे संडे 2 दिन क्लासेज ऑफ रहेगी। उन 2 दिनों में पिछले 5 दिनों में जो भी लेक्चर आप लोगों ने पढ़े हैं उन सब लेक्चर्स को आपको रिवाइज करना है। मंडे से मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, वो नोट्स आप लोगों को फेयर कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन बनाने के पीछे, ये डिजिटल बोर्ड लाने के पीछे हमारा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि जब भी हम हमारी रेगुलर क्लासेस में मिलें, आने से पहले हमारा 100% सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका हो, और जो ड्रॉबैक्स इस बार आए हैं वो हमको नेक्स्ट ईयर ना मिले। मेहनत करें, भ्रम निकालें। हमने ये भ्रम पाल रखा है हमें फिजिक्स आती है, फिजिक्स तो बहुत इजी है। उन लोगों के लिए फिजिक्स बहुत इजी है जो लोग इसको मेहनत करके पढ़ेंगे। प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा समय आप पढ़ाई को दोगे, जितना ज़्यादा समय तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, ये विषय उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए शार्प होता जाएगा। तो बच्चों, बिल्कुल भी इस ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल भी किसी भी तरह की बच्चों कोई भी लापरवाही ना करें। आज की क्लास का न्यूमेरिकल देखिए, अगला देखिए क्या बोल रहा है वो। इस न्यूमेरिकल में है कि एक वस्तु को
16 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर, -16 माइक्रोकुलाम कर लेते हैं, -16 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर उस वस्तु के द्रव्यमान में, उस वस्तु के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आएगा। एक वस्तु को नेगेटिव चार्ज दिया गया है, कितना चार्ज दिया हुआ है, -16 माइक्रोकुलाम। तो उस वस्तु के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आएगा। परिवर्तन किस रूप में आएगा भाई, माइनस का आवेश है, ऋणावेश है ना, तो ऋणावेश होने का मतलब हमने वस्तु को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और जब हम वस्तु को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देंगे बच्चों तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वस्तु के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ध्यान देवे। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए आवेश दिया हुआ है, वस्तु पर आवेश कितना होता है, Q बराबर -16 माइक्रोकुलाम। -16 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कुलाम। ये हो गया बच्चों वस्तु पर आवेश। इसके बाद हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम ये निकाल सकते हैं आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से Q इज इक्वल टू -NE, Q इज इक्वल टू -NE, या N इज इक्वल टू -Q/E, और -Q/E करेंगे तो देखो बेटा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 16 गुणा 10 की घात -6, और इसमें डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, तो ये 1.6 से 16 कट गया आपके 10 बार, ठीक है, और 19 और ये 20, 20 -6 मतलब 10 की घात 14, 10 की घात 14 क्या आ गया, वस्तु में डाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु में डाले गए हैं, N इज इक्वल टू 10⁻14। अच्छा बेटा देखो अब वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि, वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, और परिवर्तन किस रूप में होगा, परिवर्तन होगा बच्चों वृद्धि के रूप में। क्यों, क्योंकि हमने 10 की घात 14 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन वस्तु को प्रदान किए हैं। तो द्रव्यमान में वृद्धि डेल्टा M इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अगर मैं वस्तु को केवल एक इलेक्ट्रॉन देता तो उसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम बढ़ता। ये क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अगर मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन देता तो इतना बढ़ता, तो n इलेक्ट्रॉन देने से कितना बढ़ेगा, तो n से गुणा कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास वस्तु के द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि या कमी आ जाएगी, ठीक है। या डेल्टा M इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 और इसको किया 10⁻14 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया देखो बेटा, डेल्टा M आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻14
17 किलोग्राम। इस वस्तु के द्रव्यमान में इतनी वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। समझ आ रहा है सभी को? बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है लाइव क्लासेस का। इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और स्कूल के इस प्रयास से कि ये जो आप लोगों के लिए डिजिटल एप्लीकेशन बनाया गया और डिजिटल एप्लीकेशन बनाकर डिजिटल बोर्ड लगाया गया, स्कूल के इस प्रयास से अगर आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखेंगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को फील उसी तरह से आएगा कि जैसे पवन जोशी सर आप लोगों को क्लास में ही पढ़ा रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड, चैट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, चाहे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, चाहे मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे बात कीजिए, उसी समय आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला न्यूमेरिकल देखिए। देखो इस न्यूमेरिकल में ये दिया गया है कि एक वस्तु को आवेशित करने पर, एक वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की कमी हो जाती है, तो उस वस्तु पर आवेश ज्ञात कीजिए। कितना आवेश है, आवेश की मात्रा कितनी है, आवेश की प्रकृति कौन सी है, ये सारी बातें हमको इस न्यूमेरिकल में बतानी है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखो अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया था ना, ये जस्ट उसका रेसिप्रोकल है। जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या था कि आवेश दिया था और द्रव्यमान में परिवर्तन बताना था कि द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा, और इस क्वेश्चन में द्रव्यमान में परिवर्तन दे दिया और आवेश बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि वस्तु के द्रव्यमान में कमी कितनी हुई है। वस्तु के द्रव्यमान में कमी डेल्टा एम कितना है बच्चों, 9.1 नैनोग्राम। तो नैनोग्राम को चेंज करते हैं हम ग्राम में, तो 9.1 नैनो का मतलब बच्चों 10⁻⁻9 ग्राम आ गया, या डेल्टा एम इज इक्वल टू, अब ये जो ग्राम है ना बेटा, इस ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए उसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं इसमें 1000 का भाग दूंगा बेटा, तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻12 किलोग्राम। वस्तु के द्रव्यमान में इतनी कमी आ जाएगी। अच्छा, द्रव्यमान में कमी का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी कि द्रव्यमान में कमी या द्रव्यमान में वृद्धि कैसे निकालते हैं। द्रव्यमान में कमी का एक फॉर्मूला आया था हमारे पास में, डेल्टा एम, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते ना बेटा, तो द्रव्यमान में कमी आती 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो द्रव्यमान में इतनी कमी आती। तो
अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितनी कमी आएगी, तो इसको n से गुणा कर देंगे। ये n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, वस्तु में से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या हो गया बच्चों, डेल्टा m अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये 1 है बेटा, ठीक है, 31 किलोग्राम। क्या आ गया, डेल्टा m का मान 9.1 इंटू 10⁻12 और इसमें डिवाइड कर देंगे 9.1 इंटू 10⁻31 से, ये गया। और ये आ जाएगा बेटा n इज इक्वल टू 10⁻19, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हमें उस वस्तु में से निकालने पड़ेंगे। अब हमें बताना है उस वस्तु पर आवेश कितना आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, यहीं बता देता हूं मैं, वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस n ही आएगा, धनावेश। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या आएगा, धनावेश, तो Q बराबर प्लस n ही, या Q बराबर आ गया बेटा, n का मान कितना है, 10⁻19 और E का मान 1.6 गुणा 10⁻−19, क्या आ गया बेटा, 1.6 कूलाम। ये आपके इसका आंसर हो गया। यहाँ तक के सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आई होप सो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बच्चों, अगला न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल कह रहा है, क्या किसी वस्तु को 2.4 इंटू 10⁻−19 कूलाम आवेश दिया जा सकता है। इतना आवेश हम किसी वस्तु को दे सकते हैं क्या, ये हमें बताना है। देखो बेटा, आवेश का मान दिया है Q 2.4 इंटू 10⁻−19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो आवेश के क्वांटीकरण से Q इज इक्वल टू एनी। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या आया, Q/E, और Q का मान कितना है, 2.4 इंटू 10⁻−19 कूलाम, और E का कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। कूलाम से कूलाम, -19 से -19 चला गया, और 2.4 अपॉन 1.6 करेंगे तो n का वैल्यू आएगा 1.5। और मैंने जब आप लोगों को आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि n एक पूर्ण संख्या है, मतलब उसके अंदर पॉइंट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो n के अंदर पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब n एक पूर्ण संख्या नहीं है ना। इसका मतलब क्या बेटा कि 2.4 इंटू 10⁻−19 कूलाम आवेश देने के लिए वस्तु में से 1.5 इलेक्ट्रॉन या तो निकालने पड़ेंगे या डालने पड़ेंगे। धनावेश है तो
निकालने पड़ेंगे। ऋणावेश है तो 1.5 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। लेकिन यार 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालना या 1.5 इलेक्ट्रॉन वस्तु में डालना संभव नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 2 निकल सकते हैं, 10 निकल सकते हैं, 20 निकल सकते हैं। कभी भी फ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन के रूप में ना वस्तु में से निकलेंगे ना वस्तु में जाएंगे, है ना। या इन शॉर्ट आप इतना से समझ लो इसके अंदर कि ये जो n का मान आ रहा है आपके पास में, इस n के मान में पॉइंट नहीं आना चाहिए, और यहां पर पॉइंट आ रहा है मतलब n एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अतः वस्तु को यह आवेश नहीं दिया जा सकता है। ये जो आवेश है वो वस्तु को हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अगला न्यूमेरिकल देखना। देखो अगला न्यूमेरिकल ये कहता है कि यदि प्रति सेकंड, यदि प्रति सेकंड 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किए जाएं, स्थानांतरित किए जाएं, तो बताओ कि एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में, एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हर एक सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन मैंने एक वस्तु से निकालकर दूसरी वस्तु में डाले, और ये काम हमें तब तक करना है जब तक वस्तु पर प्लस का 1 कूलाम और माइनस का 1 कूलाम, भाई जिसमें से निकाले हैं उस पर तो प्लस का 1 कूलाम, और जिसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उस पर क्या आएगा, माइनस का 1 कूलाम। तो जब तक ये 1 कूलाम आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरण नहीं हो जाता, तो उस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले ये सवाल 2 टुकड़ों में किया जाएगा। कैसे? आवेश का मान दे रखा है Q बराबर 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पर 1 कूलम आवेश आएगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करने पर 1 कूलम आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू Q अपॉन E, और Q का मान कितना, 1 कूलम। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कट गया कूलम, और इसको 16 अपन पहले कर चुके हैं, तो क्या आया था बेटा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉनों का हमें स्थानांतरण करना पड़ेगा। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात जो अपन मैथमेटिक्स में बचपन में पढ़े थे वो सारी चीजें हमको यहां पर करनी है। देखो ऐसा कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में
समय लगता है। 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों का अगर स्थानांतरण करना है तो उसमें कितना समय लगता है? 1 सेकंड। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में 1 सेकंड लगता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने में? इधर से 10 की घात 9 नीचे आ जाएगा, है ना। तो 1/10 की घात 9 सेकंड का। और हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है? हमें टोटल इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में समय लगेगा। कितना लगेगा? देखो बेटा, 1/10 की घात 9, एक इलेक्ट्रॉन में इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉनों में कितना? इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻18 से गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड आ जाएगा। 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड। अच्छा, आगे देखें। यह आया उत्तर सेकंडों में, और हमें उत्तर चाहिए मान लो वर्ष में। तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। अगली स्लाइड में आप लोगों को मैं बताता हूं। यहां तक का एक बार अपन वापस देख लेते हैं कि आवेश है 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। तो अगर हमें वस्तु को 1 कूलम आवेश देना है, या अगर हमें 1 कूलम आवेश का स्थानांतरण करना है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाए ताकि 1 कूलम आवेश का ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आवेश का क्वांटीकरण लगाया, और आवेश का क्वांटीकरण लगा के मैंने स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q/E, n बराबर Q/E, Q का मान 1 कूलम, E का मान लिख दिया। सॉल्व किया तो 6.25 इंटू 10⁻18 आ गया। अब 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में 1 सेकंड लग रहा है। 10 की घात 9 में 1 सेकंड, तो 1 में कितना लगेगा? 1/10 की घात 9 सेकंड। और 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में कितना लगेगा? इसको 6.25 गुणा 10 की घात 18 से गुणा कर दिया। सॉल्व किया तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड आ गया। तो हम यहाँ पहुँच गए थे कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में समय लगेगा। और कितना समय लगा था अपने? हमारे समय लगा था बच्चों 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, ठीक है। अब इस सेकंड को मैं कन्वर्ट करूंगा ईयर्स में। कैसे करते हैं देखो, 6.25 इंटू 10⁻9 ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो एक ईयर में 365 डेज, हर डे में 24 आवर्स, और हर आवर में 60 मिनट्स, और हर मिनट में 60 सेकेंड्स। डिवाइड कर देंगे तो नियर अबाउट 198 ईयर्स आंसर आ जाएगा। मतलब इस प्रक्रिया में 198 वर्ष लगेंगे। और इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था, एक बार याद है आप लोगों को, तो एक न्यूमेरिकल में, या वो जो न्यूमेरिकल नहीं सॉरी, वो जो हमने आवेश का मात्रक व विमीय सूत्र पढ़ा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए आवेश के छोटे मात्रकों का, जैसे माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम, इनका उपयोग करते हैं। अब ये कॉमन सेंस है कि यार 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन एक बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन
हर सेकंड ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर भी 1 कूलम आवेश आने में 198 साल लग रहे हैं। अब जो काम 198 साल में हो रहा हो वो छोटा तो नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? इसलिए जो कूलम है ना वो आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है। अच्छा बेटा, अगला न्यूमेरिकल देखें। देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल बोलता है कि 250 ग्राम जल में धनावेश व ऋणावेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक कप है कोई और उसके अंदर 250 ग्राम पानी है और हमें बताना है उस कप के अंदर कितना धनावेश है और कितना ऋणावेश है। तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर जल मतलब H2O का अणुभार। जल का अणुभार कितना होता है बेटा? 18 ग्राम प्रति मोल। जल का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल। इसका मतलब अगर आपने 18 ग्राम जल लिया है तो हमारे पास 1 मोल जल आ गया है। ठीक है, जल का 1 मोल कितने ग्राम का है? जल का 1 मोल 18 ग्राम का है। अच्छा बेटा, तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये चीज आपने 11th केमिस्ट्री में अवोगाद्रो नंबर में पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ की 1 मोल मात्रा में अणुओं की जो संख्या होती है, कोई सा भी पदार्थ ले और उसकी 1 मोल मात्रा में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है ना। तो मैं ऐसा लिख दूं, देखो 18 ग्राम जल। 18 ग्राम जल का मतलब बेटा 1 मोल जल, एक ही बात है, चाहे 18 ग्राम जल बोलो चाहे 1 मोल जल बोलो। 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 18 ग्राम जल में कितने अणु होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। ये है बेटा आपके अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, 18 ग्राम जल मतलब 1 मोल जल, और 1 मोल जल में कितने अणु? 6.023 गुणा 10⁻23। तो हम ये लिख सकते हैं आगे कि 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 18 ग्राम में इतनी तो 1 ग्राम में कितनी? 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18। 1 ग्राम में इतने, लेकिन हमारे पास कितना ग्राम है बेटा? हमारे पास है 250 ग्राम। ठीक है, तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250। 250 ग्राम में इतने, 18 ग्राम में इतने तो 1 ग्राम में इतने, तो 250 ग्राम में इतने। ठीक है, तो उस पानी के अंदर 250 ग्राम पानी के अंदर जल के अणु इतने हैं। ठीक है, अब देखो जल के एक अणु में प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जल के एक अणु में कितने प्रोटॉन होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वो होंगे 10।
ये 10 कैसे आए देखो, H2O, ये H2O, ठीक है। परमाणु क्रमांक हमें पता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1, 10। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। तो जल के एक अणु में प्रोटॉन कितने, 10, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 10। तो जल के एक अणु में प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। समझ आ गया यहां से ये बात। आगे देखो, हाँ बच्चों, तो हमारे पास आ गया था, देखो ये दो चीज हमारे पास आ गई थी कि 250 ग्राम जल में पिछली स्लाइड में ये दो बातें हमने निकाल ली थी। 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितना था बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250। और हमने ये भी निकाल लिया था कि जल के एक अणु में प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई थी बेटा, 10। अच्छा, टोटल इतने अणु हैं, 250 ग्राम जल में इतने अणु हैं और एक अणु में इतने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम ये लिख सकते हैं देखो कि 250 ग्राम जल में प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। टोटल इतने अणु हैं और एक अणु में 10 प्रोटॉन हैं, तो 250 ग्राम जल में कुल कितने प्रोटॉन हैं, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 18 इतने अणु हैं और एक अणु में 10 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से इसको गुणा कर दिया। ये हमारे पास उस पानी में कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी संख्या हमारे पास में आ गई है, ठीक है। आगे देखो, आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन। आगे इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि 250 ग्राम जल में धनावेश व ऋणावेश की मात्रा कितनी होगी, देखो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 10 इतने हैं उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और एक प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, प्लस का 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। तो अगर हमें धनावेश निकालना है तो प्रोटॉनों की संख्या को, ये पूरी प्रोटॉनों की संख्या है, ये यहां से ये पूरी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को प्रोटॉन पर आवेश से गुणा कर देंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन पर आवेश से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये आएगा बेटा ±1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। ये एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया है। तो आज की क्लास के लिए बहुत है, और हमने अभी तक जो भी मैटर पढ़ा है आप लोग उसे बार बार पढ़ेंगे। आगे से सारी फिजिक्स की क्लासेस
इसी तरह से डिजिटल बोर्ड भी होगी और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। बस ज़रूरत है एक चीज़ की, अपना माइंड सेट पॉजिटिव करने की, और अपने दिमाग से ये इतनी सी बात ये हमको निकालनी पड़ेगी। आई नो इट वेरी वेल कि ये थोड़ा मुश्किल होता है ना, कि भाई क्लास का जो माहौल होता है वो हम लोग कितना ही एडवांस सिस्टम क्रिएट कर लें तो हम लोग वो ऑनलाइन में क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन बेटा अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अभी हम लोगों को आवश्यकता थी कि अगर हम लोगों को अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है तो हमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई नहीं करते हैं और स्कूल्स रीओपन होने का वेट करते हैं, देन इट मे टेक 2 and 3 months मोर। बेटा मार्च से आप लोग पढ़ाई से दूर हो, है ना, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब लगभग आप मान के चलो 7 to 8 months आप लोगों को आपकी स्टडी से दूर कर दिया जाए और फिर अचानक से वापस स्विच किया जाए, तो ये स्विच आप लोग हो नहीं पाओगे। पढ़ाई से इतने महीने तक दूर रहने का मतलब है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, कम से कम 2 से 3 साल पिछड़ गए हो, और हमको उस पिछड़ने से ही बचना है। तो पिछड़ने से बचने का तरीका यही है कि माइंडसेट को पॉजिटिव करें और ये माने कि हमको पढ़ना ही है, हमको समझना पड़ेगा, मैं इसे करके रहूँगा, मैं ऑनलाइन एजुकेशन से समझ के रहूँगा, है ना। तो आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाएगी। और जब तक दिमाग में ये चलाते रहोगे कि नहीं हमको समझ में नहीं आ सकता, हम लोग नहीं पढ़ सकते, जब तक दिमाग में नेगेटिविटी रखोगे तो बेटा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करें और बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में अपने एजुकेशन को शुरू करें। बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।